my dear students, welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आज का सेशन है मोल कॉन्सेप्ट का आई थिंक फोर्थ पार्ट yes. Okay, so today is the fourth part. Now बहुत सारे स्टूडेंट्स रीच आउट कर रहे हैं कि भाई मोल कॉन्सेप्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है. सो व्हाट आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च फ्रॉम माय एंड टू अंडरस्टैंड कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इतनी मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम क्यों है. एंड आई ऑल्सो स्पोक टू अ फ्यू टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स. जैसे मैंने मोल कॉन्सेप्ट के बिगनिंग में भी आपको बताया था कि आई स्पोक टू अ फ्यू टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड आई अंडरस्टूड वन थिंग दैट जो बच्चे डायरेक्ट रिसर्च करके पढ़ रहे हैं या फिर मतलब स्कूल में एक आधा सेशन स्किप हो गया है, सो दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट क्योंकि काफ़ी सारे ऑनलाइन सेशंस में भी विच आई ऑब्जर्व कि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पकड़ के आपको बताया गया है क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि काफ़ी सारे बेसिक्स क्लियर नहीं हो रहे. एंड इफ़ यू आर रीडिंग मोल कॉन्सेप्ट या स्टडिंग मोल कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसीलिए आपको मुश्किल हो रहा है क्योंकि द वर्ड्स आर कन्फ्यूजिंग, द न्यूमेरिकल्स आर कन्फ्यूजिंग. So I decided to make the videos a little bit divided into parts but a little bit more thorough. मतलब कि मैं थोड़ा डिटेल में आपको डिस्कस कर रही हूँ. आई विल ऑल्सो डिस्कस द थ्योरेटिकल पोर्शन कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ या जो मैं आपको फॉर्मूला बोल रही हूँ वो कहाँ से आ रहा है. वी वोंट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल ऑफ दैट. बस इतना डिटेल कि आपको समझ में आए कि जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो वो आप क्यों लिख रहे हो. एंड देन विल वर्क ऑन द क्वेश्चंस. अब जो क्वेश्चंस है आई विल ऑल्सो डिस्कस द एग्जाम्पल्स इन द बुक्स and I will also work through the exercise in the book. Another important thing is कि I also did another research in this chapter and I realized कि when I compared last COVID से पहले वाला syllabus and now the syllabus approximately almost the same. That means कि आपका मोल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आने वाला है. तो आपको thoroughly सारे न्यूमेरिकल और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए. मतलब कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के और 2 एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपकी बात नहीं बनेगी. वो आप तब कर सकते हो जब आप रिविजन कर रहे हो. पर अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हो, आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट समझो, जो मैं एग्जाम्पल्स कर रही हूँ वो आप समझो ढंग से. उसके बाद पॉज करो और वही क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो. मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है कि जब तक न्यूमेरिकल आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा. चाहे आपको जितना भी कॉन्फिडेंस आ गया हो वीडियो देख के कि भाई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, पर ट्रस्ट मी, अगर आपने न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से सॉल्व नहीं करे कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल हर कॉन्सेप्ट के, एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे. क्योंकि ये बात मत भूलना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आईसीएसई के स्टूडेंट हो, एग्जाम के क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. आप अगर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजी वाले, आपको लगता है एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा? नहीं, एग्जाम में हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा. ट्रिकी क्वेश्चन तो तभी सॉल्व कर सकते हो जब 10-12 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के सॉल्व करे हो एक ही कॉन्सेप्ट के. तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे दिए हैं मोल कॉन्सेप्ट को, स्कूल में समझने की कोशिश कर ली और ट्यूशन में समझने की कोशिश कर ली, एक्स वाई जी जगह पे रिसर्च करके समझने की कोशिश कर ली और अब भी खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वेलकम टू माय चैनल. आज हम जो सेकंड पार्ट है चैप्टर का उसके फर्स्ट पोर्शन पे डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. इन सब की डेफिनेशंस क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे एंड वील गो लिटिल बिट इन डिटेल सो दैट जब आप एक बार ये समझ लो तो आपको दोबारा से इसमें प्रॉब्लम ना आए. सो स्टूडेंट्स, माय आईसीएसई वॉरियर्स, without wasting any time, let's get started with today's session. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एकदम कहानी की तरह पहले मेरी बात समझने की कोशिश करो. सबसे पहली बात जो आपको समझने की ज़रूरत है मोल कॉन्सेप्ट के पूरे चैप्टर के अंदर, वो ये समझने की ज़रूरत है कि हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, उसका लॉजिक क्या है, क्या ज़रूरत है हमें ये सब करने की. तो जब हमारे साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च करी, डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने रिएक्शंस करे, तो उन्होंने रियलाइज करा कि जब तक वो उन रिएक्शंस को पर्टिकुलर रेशियोज में नहीं करते तो आउटकम सेम नहीं आता. कई बार रिएक्शन ही नहीं हो पाता, कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनका आपको वॉल्यूम है, मास है, आपको वो कैलकुलेट करना पड़ता है. मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको अपने रिएक्टेंट्स भी थॉरली पढ़ने की जरूरत है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके थॉरली प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे. मतलब दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव. ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्वांटिटेटिव मतलब एग्जैक्ट अमाउंट में ये समझना कि कितना सब्सटेंस ए को कितने सब्सटेंस बी से रिएक्ट करके कितना इम्पैक्ट आ रहा है. तो ये जो पूरा चैप्टर है ये काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है.
तो जो ये पार्ट है जिसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ेंगे और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास मान लीजिए दो सब्सटेंस हैं, ए है सब्सटेंस, बी है सब्सटेंस। इन दोनों सब्सटेंस को यूज करके आपका बना सी और डी। जो इससे पहले वाले पार्ट्स थे उसमें हमने ये समझा था कि इनके जो रेशोज हैं, मान लो 2 है, 1 है, 3 है, 5 है, तो आपने रेशो समझे 2:1, 3:5। पहले वाले चैप्टर के पार्ट में आपने रेशो समझे, उससे आपने वॉल्यूम और वेट ये सब चीजें कैलकुलेट करी कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट यूज होगा, कितना आपका लेफ्ट ओवर बनेगा, ये सब चीजें आपने उसमें समझी। अब इस सेशन में हम ये समझेंगे जब हम एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट की या सब्सटेंस मान लो, जब हम किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को उठाएं, उसके बारे में हम क्या-क्या जानते हैं कि अगर ये सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और मैंने लिखा यहाँ पे ए, तो उस ए के बारे में मैं क्या-क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। मतलब उसका ओवरऑल रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, उसका अगर वो एक मॉलिक्यूल फॉर्म में है, दैट इज मान लो आपका हाइड्रोजन गैस है, अगर वो एक हाइड्रोजन गैस है तो उसके अंदर क्या-क्या डिफरेंस है, अगर वो एक सॉलिड स्टेट में है तो मैं उसके बारे में क्या जानती हूँ। तो अब जो पार्ट है हमारा चैप्टर का, जो स्टार्टिंग का पार्ट है, वो एक एक सब्सटेंस को उठा के उसके बारे में समझने के लिए है। ठीक है, तो आराम से तसल्ली से समझो, कोई दिक्कत नहीं है और कोई जल्दी नहीं है हमें। एक बार समझ में आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उन बच्चों के लिए है जो 11th क्लास में साइंस लेने वाले हैं, क्योंकि एज इट इज ये पूरा चैप्टर आपका फर्स्ट टर्म में रिपीट होता है विद अ लिटिल बिट मोर डिटेल। तो ये जो पूरा पोर्शन आप पढ़ रहे हो ये आपका बेसिक बनेगा आपके स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे चैप्टर में। जो फर्स्ट चैप्टर ही आपका 11th में स्टार्ट होता है वही मोल कॉन्सेप्ट होता है, तो वो पूरा का पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ये सब कुछ दोबारा पढ़ाया जाएगा मगर बहुत फास्ट, आपके एक या दो सेशन में पूरा चैप्टर निपटा देंगे और उसके आगे पढ़ाएंगे। तो ये जो बच्चे 11th में लेने वाले हैं केमिस्ट्री, प्लीज बी वेयर कि अच्छे से चैप्टर आना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए, सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब हो गई इनफ बातें, अब समझते हैं चैप्टर के बारे में। जब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब रिलेटिव का वर्ड हटाओ, एटॉमिक मास समझो। एटॉमिक मास मतलब कि कोई भी आपका एटम है, एटम अकेला मतलब हाइड्रोजन अकेला, ऑक्सीजन अकेला, जो भी आपका एटम है उसका वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करी गई। जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने इनका वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करी। जब उन्होंने इसका वेट कैलकुलेट करा, मान लो हाइड्रोजन का था, उन्होंने हाइड्रोजन का एटम का वेट निकाला 1.6735 टाइम रेस टू द 10 रेस टू द पावर -24 ग्राम्स। मतलब अगर आप ये देखो -24, इसका मतलब इसका जो वेट है वो कितना छोटा वेट है, कितना कम है उसका वेट। वैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन का कैलकुलेट किया, उसका भी बहुत ही था क्योंकि -24 है ऊपर और ग्राम्स में आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो उन्होंने ये रियलाइज करा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे अगर हम साइंटिफिकली अगर हम अपनी कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ट्रिकी पार्ट है, ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और बार बार हर एक नंबर को इंडिविजुअली याद करना भी लॉजिकल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको क्या करो ना, जितने एटम्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, मान लो आपके 10 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई एफ, एक मतलब आपकी एफ तक है, ए टू एफ आपके ये एलिमेंट्स है अलग अलग। उन्होंने कहा कि इसके इंडिविजुअल इंडिविजुअल समझने की बजाय ऐसा करो कि इनको ना किसी के रिलेशन में समझते हैं। तो मान लो उन्होंने सी उठा लिया, तो वो सी के रिलेशन में बी का कितना मास है, फिर सी के रिलेशन में ए का कितना मास है, वैसे समझो। ठीक है, तो पहले उन्होंने हाइड्रोजन उठाया था, पर हाइड्रोजन से उनकी इतनी अच्छी बात बनी नहीं, तो उसके बाद उन्होंने कार्बन को उठाया। अब कार्बन को कैसे समझना है? कार्बन का जो एटम है, मान लो एक तरबूज है आपके पास, ठीक है, कार्बन का एक एटम तरबूज के बराबर मान लो, इतना बड़ा एटम है, उसको उन्होंने 12 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, अब अपने आप गिन लेना, मुझे नहीं पता कितने हुए। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो जो 1/12 पार्ट निकला, ठीक है, 1/12 पार्ट, इसी से उन्होंने बाकी एटम्स का मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। मतलब उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे लिए चीज पॉसिबल नहीं है, तो हमें किसी और एटम को ही, किसी और एलिमेंट का ही एटम उठा के उससे कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे कंपैरिजन में वैल्यूज थोड़ी लॉजिकल आएंगी और थोड़ा समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब उन्होंने पहले हाइड्रोजन उठाया था, हाइड्रोजन से बात बनी नहीं, कैलकुलेशन में फिर भी दिक्कत आ रही थी, फिर उन्होंने कार्बन को उठाया। ठीक है,
तो जब उन्होंने कार्बन को उठाया, कार्बन के उन्होंने एटम को लिया, मान लो एक बॉल है या तरबूज है, उसको उन्होंने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। उसका जो 1/12 पार्ट था, एक पार्ट, उसको उन्होंने यूज करा बाकियों से कंपेयर करने में। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? अब इसीलिए डेफिनेशन पे आ जाओ। जब रिलेटिव एटॉमिक मास, द रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट is the number of times one atom of the element is heavier than 1/12 times of the mass of an atom of carbon 12। मतलब जो कार्बन यूज किया गया था वो था कार्बन 12, मतलब एक वन टाइप ऑफ आइसोटोप, कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 12, वो उन्होंने यूज किया। और जब भी हम किसी एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं उससे, तो हम उसके 1/12 से मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तभी आपको एक लॉजिकल नंबर आ पा रहा है जिसकी वजह से आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इस डेफिनेशन आप ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी है, बस लॉजिकली याद रखनी है। मतलब एटॉमिक वेट किसी भी एलिमेंट का वो नंबर है कि जब आप उसे कंपेयर करो वन, मतलब कार्बन 12 के 1/12 टाइम्स होना चाहिए। तो 1/12 टाइम्स करके क्या वैल्यू आई है, वही आपका एटॉमिक वेट है। ठीक है, समझ में आई बात? ये है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं, आप एटॉमिक मास याद रखो। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एक एटम का वेट, एक एटम का मास। एक एटम मतलब अकेला हाइड्रोजन, अकेला ऑक्सीजन, अकेले अकेले इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास का मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, जब आप डिवीजन में डालोगे तब आपका वैल्यू आएगी, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, इसीलिए मैं डिटेल में अब इससे आगे नहीं जाऊंगी। ये आपके कब काम आएगा फॉर्मूला, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी गई, अपनी डेफिनेशन को और इनहेंस करने के लिए, नंबर पूरे लेने के लिए आप डेफिनेशन के साथ साथ ये फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, एटम की बात हो गई, अब आएंगे हम मॉलिक्यूल की बात पे। लेट्स सी। अच्छा हाँ, जब एटॉमिक मास जो आपका है, अब क्योंकि आप किसी एटम से कंपेयर करके उसका मास कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो उसकी यूनिट है वो भी AMU होगी, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि एक एटम से कंपेयर करके उसका आपने मास निकाला है, इसीलिए उसकी जो यूनिट होगी वो होगी एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, atomic mass unit is defined as 1/12 the mass of carbon atom of carbon 12, C12। ठीक है, आई बात समझ? अब आ जाइए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास पे। तो अब क्या हुआ कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो क्योंकि जो उसकी नेचुरली एग्जिस्टेंस है वो अलग अलग आइसोटोप्स के फॉर्म में हो सकती है, तो क्या किया उन्होंने ना, एक एवरेज निकालने की कोशिश करी उन आइसोटोप्स की। एवरेज कैसे निकाला कि जिस रेशो में वो एग्जिस्ट करते हैं, मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन एक जनरल एग्जिस्टेंस रखता है 2 आइसोटोप्स की, दैट इज 35 की और 37 की, और किस रेशो में एग्जिस्ट करता है, 3:1 में। तो उन्होंने उसको कैलकुलेट किया, दैट इज 35 टाइम्स 3, रेशो के हिसाब से कैलकुलेट कर रही हूँ, 37 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 क्यों, 3 + 1 = 4, ये वाला। जब उन्होंने इससे कैलकुलेट किया तो उनका आया 35.5। तो ये उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास निकाला, जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जब ये नोटिस किया कि जो भी एलिमेंट्स हैं, हो सकता है वो अलग टाइप के आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हो और एक पर्टिकुलर रेशियो में एग्जिस्ट करते हो, तो जो उनका एक एवरेज एटॉमिक मास निकला है वही आपका यूज होगा फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, इसी बात को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके इन्होंने इसकी डेफिनेशन बना दिया। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एग्जाम में नहीं आएगी। इट इज ऑब्जर्व दैट मोस्ट एटॉमिक मासेस आर नॉट होल नंबर्स। ज्यादातर एटॉमिक मासेस होल नंबर्स नहीं होते। इसका रीजन क्या है कि जो उसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस है वो आइसोटोप्स के फॉर्म में है, और जब आप आइसोटोप्स से आप उनको कैलकुलेट करके एवरेज निकालते हो तो वो डेसिमल में आता है। The reason is that most natural elements are a mixture of constant composition containing 2 or more isotopes। दो या दो से ज्यादा आइसोटोप्स का कॉम्पोजिशन है, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन है, मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। उसके बाद उन्होंने क्लोरीन की बात करी, तो क्लोरीन का मैंने आपको एग्जांपल समझा ही दिया है। इसके बाद आप नोट पे आ जाइए। नोट में सिर्फ इतना फर्क है कि वो ये कह रहे हैं
कि जब आपके आयन होता है किसी भी एटम का, मान लीजिए आपके पास क्लोरीन है, उसका आयन हो गया Cl-, तो दोनों का एटॉमिक मास सेम होगा, क्योंकि जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, इतना हल्का है कि उसके वेट को आप इग्नोर कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। सो वही चीज यहाँ लिखी है, द मास ऑफ एन आयन विल बी सेम एज दैट ऑफ पेरेंट एटम, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट is in forming the ion can be ignored in comparison to the total mass of the atom, क्योंकि जो आपका टोटल मास ऑफ एटम है उसके आगे इलेक्ट्रॉन का आना या जाना तो बहुत ही हल्की सी बात है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इससे पहले हमने पढ़ा इंडिविजुअल एटम को, ध्यान से सुनना, इससे पहले हमने जो पूरा पूरा चिट्ठा पढ़ा है वो है इंडिविजुअल एटम का, हाइड्रोजन अकेला, क्लोरीन अकेला, ऑक्सीजन अकेला। अब है मॉलिक्यूलर मास, मतलब ये किसी के साथ कंबाइन हुए मॉलिक्यूल बनाया हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है, H2O, ठीक है, HCl, ऑक्सीजन, O2, मॉलिक्यूलर मास। वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, जब हमने बात करी एटॉमिक मास की, एटम के बारे में बात हुई, जब हमने बात करी मॉलिक्यूलर मास की, मॉलिक्यूल की बात हुई। ये मॉलिक्यूल का वेट भी आप 1/12 से ही कंपेयर करते हो, क्यों? क्योंकि आप इंडिविजुअल एटम का निकालते हो, उसे ज्वाइन करके मॉलिक्यूल कर बनाते हो, ठीक है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड is the number that represents how many times one molecule of the substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon-12। ये फालतू में कॉम्प्लिकेट करके डेफिनेशन लिखी गई है, कहने का मतलब बस यही है कि जो आप मॉलिक्यूल जो आपका पूरा बन रहा है, वो जिस भी एलिमेंट से बन रहा है, वो सारे एलिमेंट्स का आप मास कैलकुलेट करके एड अप करते हो, ठीक है। और उनका आपने 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम क्यों लिखा है, कार्बन-12 को क्यों लिखा गया है, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी जब आप उठाओगे तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी तो कार्बन-12 से कंपेयर होकर ही बने हैं, इसीलिए वो लिखा है, ठीक है। एक बार पढ़ना समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले वाली डेफिनेशन से ही रिलेटेड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, इसको बहुत ही फैंसी तरीके से RMM भी कहते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मतलब जैसे H2O H2SO4 है, ठीक है, H2SO4, अब आप इसका कंपेयर करोगे, लेट मी सेट अप अ लिटिल बिट ताकि मैं लिख सकूं आराम से। अच्छा, अब आपके पास है H2SO4, अब हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, आपने देखा फॉर्मूला में 2 हैं, तो 2 × 1, और जो आपके ये एटॉमिक मासेस है ना जो दे रखे हैं, ये एग्जाम में दिए हुए आएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 × 1 प्लस सल्फर कितना है 32, और कितने हैं सल्फर 1, तो 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, ऐसे कैलकुलेट होगा। जब आप इसको टोटल एड अप करोगे तो आपका 98 आना चाहिए, तो जो 98 है ये आपका मॉलिक्यूलर मास है। ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके न्यूमेरिकल्स में आप बहुत जल्दी जल्दी इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे। अब इसी केस में अगर हम थोड़ा आगे बढ़े, तो ये तो आपको समझ में आ गया। वैसे ही आप मान लो H2O का करना है आपको, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 1 × कितना 16, ठीक है, तो कितना आ गया 18 आ गया, RMM ऑफ वाटर 18 आ गया, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसे कहते हैं RMM या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब एक और बात समझिए, मैंने आपको पढ़ाया रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, इसे हम किस में कैलकुलेट कर रहे थे AMU में, वैसे ही आपका आ गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही थी हमारी, इसको भी हम कैलकुलेट कर रहे थे AMU में। जब इन दोनों को आप कैलकुलेट करने लग जाते हैं ग्राम्स में, ठीक है, या ग्राम्स में, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सही है, बात समझ में आई। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, दोनों को हमने AMU में कैलकुलेट किया। अब अगर इसी को आप AMU को ही अगर आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो आप इसको बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब कि जो आप वैल्यू यूज कर रहे हो वो ग्राम्स में है,
वो एएमयू में नहीं है, वो ग्राम्स में है। ओके, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास है पर एएमयू में नहीं है, ग्राम में है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोलर मास वाली डिटेल में मत जाना, कंफ्यूज हो दो ना, जब मोल्स और मोलर पढ़ाऊंगी तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, अच्छा ये वाली जो डिटेल है ना ग्राम्स में, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं आना, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। जो अगर ऐसा पार्ट होगा जो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, मैं बता दूंगी। ओके, अब ये दो क्वेश्चंस हैं, ये ट्राई करते हैं। इनके आपको आरएमएम कैलकुलेट करने हैं। आरएमएम मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने हैं आपको इन दोनों सब्सटेंसेस के। तो अगर आपको खुद से ट्राई करने हैं तो आप पॉज करो और आप अपने हिसाब से ट्राई करो। जिन स्टूडेंट्स को मेरे साथ सॉल्व करके प्रैक्टिस करने की जरूरत है या भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप मेरे साथ कर सकते हो। तो CuSO4 डॉट 5H2O, तो कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले कॉपर का देख लीजिए, कॉपर का है 63.5, सो 63.5 प्लस सल्फर का कितना दे रखा है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, तो 16 एक अकेले ऑक्सीजन को आ गया टाइम्स 4। जब आपके बीच में यहाँ डॉट आ जाती है, वो भी प्लस का साइन बनता है, प्लस 5H2O। अब यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि जो 5H2O है आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 5 आपका ओवरऑल बाहर रहेगा, ठीक है, अंदर आप H2O कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको H2O का याद हो तो मैंने आपको अभी कैलकुलेट करके बताया था कि 18 होता है, तो आप डायरेक्टली 18 लिख सकते हो अगर आपको H2O का पता है। नहीं पता है तो आप H2O कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो इसका टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 249.5 AMU। मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, बट आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशंस की, उतना ज्यादा आसान होता जाएगा। आगे बात समझ? इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वाली जो सेंटेंस है ना, ये आप कैसे लिखोगे, उसमें से आप यहाँ तक कैसे पहुंचोगे। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिख पाओगे ना, तो आप कैलकुलेट तो कर ही नहीं पाओगे, और अगर आरएमएम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अमोनियम सल्फेट पे। अमोनियम सल्फेट क्या है आपका? अमोनियम सल्फेट है NH4 होल ट्वाइस SO4। अब आप जिन बच्चों को खुद से ट्राई करना है वो भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो और यहाँ से वैल्यूज उठा सकते हो। अब मुझे क्योंकि वैल्यूज पता है तो आई नो कि जो हमारा नाइट्रोजन, अब देखो ये बात समझना, जब NH4 होल ट्वाइस है तो जो आपका N है ना, उसको भी आप 2 लोगे, और जो आपका हाइड्रोजन है वो 4 टाइम्स 2 आप 8 लोगे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे अलावा एक और चीज आप कर सकते हो, दैट इज कि 2 को ओवरऑल बाहर रख दो, अंदर NH4 को कैलकुलेट कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं करना तो आप इंडिविजुअली के नंबर रेज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल 2 को बाहर रखूं और अंदर NH4 को कैलकुलेट करूं, तो जो नाइट्रोजन की वैल्यू है दैट इज 14, 14 टाइम्स 1, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, 4 टाइम्स 1। आगे बात समझ? S कितना है आपका 30, S है 32, और जो आपका ऑक्सीजन है वो होता है 16 टाइम्स 4। ठीक है, और यहाँ भी प्लस का साइन आएगा क्योंकि ओवरऑल प्लस ही चलेगा। अब इसको आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, अंदर आ गया 14 टाइम्स 4 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, इसे आप आगे कैलकुलेट कर लें। एक सेकेंड, डिड आई मिस समथिंग? सो ओ सॉरी, यहाँ पे प्लस का साइन है, सो 14 प्लस 4, बिकॉज सेंटर में प्लस का साइन है, ये मेरा मिस हो गया। सो 14 प्लस 4 आ गया आपका 18, सो 2 टाइम्स 18 प्लस 32 प्लस 64। ओवरऑल आपका आंसर आना चाहिए 132 AMU। ठीक है, ओवरऑल 132 AMU आना चाहिए। ऐसे हम ये वाले RMM वाले क्वेश्चंस कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन इंडिविजुअली तो आ ही सकते हैं, बट मेजरली ये बड़े न्यूमेरिकल का छोटा सा पार्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम RMM कैलकुलेट करते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब मोल कॉन्सेप्ट। मैम ये मोल क्या होता है? बेटा मोल ना एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा भाई 1 डजन केले ले आओ खरीद के, ठीक है, तो कितने लाओगे? 1 डजन में 12 केले हुए। या फिर मम्मी ने आपसे कहा कि 1 डजन अंडे ले आओ, ठीक है, तो कहाँ कितने लाओगे? 12 लाओगे।
वैसे ही ग्रॉस जनरली ग्रॉस एज अ वैल्यू इज 144 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे ज्यादा चलती है, आप लोग इतना फेमिलियर नहीं होगे इससे। तो वन ग्रॉस इज 144 ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज जो आप खरीदने जा रहे हो, 144 इन क्वांटिटी। वैसे ही जो मोल है ये भी नंबर बताता है। नंबर किसका बताएगा? कुछ भी हो सकता है भाई, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो अगर मैंने आपसे कहा कि 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ क्या? मैंने कहा आपसे चलो भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि मेरे पास 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के एटम भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और ऑक्सीजन के आयन भी हो सकते हैं। अगर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि कौन सा पार्टिकल है, तो आप हमेशा मॉलिक्यूल ही लोगे। अगर मैंने आपसे कुछ लिखा, मैंने कहा बस ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आप कहोगे 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो मॉलिक्यूल लोगे, बट अगर इंफॉर्मेशन दी गई है तो एटम या आयन होंगे। एक और चीज, जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहां पे कहीं 1 मोल वगैरह यूज कर रहे हो, तो पूरे ही क्वेश्चन के सेम पार्टिकल यूज होंगे। अगर आपने कहा 1 मोल ऑफ एटम, तो पूरे क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ एटम ही यूज हो रहे होंगे। अगर कहीं कहा है 1 मोल ऑफ आयन, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आयन, तो पूरे ही क्वेश्चन में आयन ही यूज करोगे, रेफरेंस सेम रहेगा, कंपैरिजन सेम रहेगा। ठीक है, तो मोल समझ में आया? मोल क्या होता है? मोल कुछ नहीं है, मोल कैलकुलेट करने का एक वैल्यू है कि अगर मैंने कहा 1 मोल, तो 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है या कितनी चीजें प्रेजेंट है, तो वो है 6.022 टाइम्स 10⁻23। आगे बात समझ? तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ लिख रखा है कि मोल सिंपली इज लाइक अ डजन और अ ग्रॉस। सो 1 डजन मतलब 12 ऑब्जेक्ट्स, 1 ग्रॉस मतलब 144 ऑब्जेक्ट्स। 1 मोल का मतलब है इतने पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हो सकता है? पार्टिकल्स एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, तो a mole is the amount of pure substances containing the same number of chemical units as there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12। क्यों हमने 12 ग्राम्स क्यों बोला? अब क्योंकि 1/12 जो है उसमें जब आप 12 ग्राम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से 1। तो दोबारा पढ़ते हैं। A mole is the amount of pure substance containing the same number of chemical units. There are atoms of exactly 12 grams of carbon 12। जब आप 12 ग्राम्स का कैलकुलेट करोगे तब जाके आपको 1 का मिलेगा, क्योंकि आप 1/12 से कंपेयर कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे 12 ग्राम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब एवोगाड्रोस नंबर, अब आपको याद होगा तो मैंने पहले एक पार्ट में आपको एवोगाड्रोस नंबर पढ़ाया था, बट फिर से पढ़ा देती हूँ। एवोगाड्रोस नंबर कुछ भी नहीं है, वो C12 आइसोटोप जो आपका कार्बन 12 का आइसोटोप है उसकी वैल्यू बताता है। सो एवोगाड्रोस नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कितने? 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स। ठीक है, इतने एटम्स के अंदर, मतलब इतने, इसकी जो आपकी वैल्यू है 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो बताता है। और कितने प्रेजेंट होते हैं? 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम प्रेजेंट होता है। ये हमने इससे जस्ट पहले यहाँ पढ़ा है। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 1 मोल होता है। 1 मोल कितना होता है? 1 मोल होता है 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स। ठीक है, और इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। Avogadro's number is the number of elementary units or atoms or ions present in 1 mole of a substance। वही कहानी है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस होता क्या है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस होता है ये पर्टिकुलर नंबर। मान लो ए, ये पर्टिकुलर नंबर ए। तो ये पर्टिकुलर नंबर ए क्या हुआ? वो हुआ एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसीलिए इट इज डिनोटेड बाय एन और नीचे ए, सफिक्स में स्मॉल ए, मतलब कैपिटल ए। आगे बात समझ? अब मोल ऑफ एटम्स, जब हम एटम्स की बात करें तो 1 मोल ऑफ एटम कंटेनिंग इतना एटम्स हैविंग मास इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ? रेगुलर एटॉमिक मास, किसमें? ग्राम्स में। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास बस इतना है कि ग्राम्स में है, कुछ नहीं है। वो उसी लैंग्वेज को आगे पीछे करके लिख रहे हैं, बात बिल्कुल सेम है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि 1 मोल ऑफ एन एटम, एक मोल ऑफ एन एटम कितना कंटेन करता है? एटम इतने सारे करता है।
ठीक है, और ये किसके इक्वल होते हैं, उसी के, हमने इससे पहले एएमयू कंपेयर किया था, राइट, उसी को उन्होंने ग्राम में लिख दिया, तो ग्राम्स एटॉमिक मास। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग इतना एटम्स एंड वेट 16 ग्राम्स। ठीक है, ये एग्जांपल दे रखा है कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है उसमें अगर इतने एटम है और उसका वेट है 16 ग्राम्स। ठीक है, अब इसी पार्ट में देखती हूँ, मैंने शायद कोई एग्जांपल भी लिख के रखा था आपको समझाने के लिए। सो लेट मी सी, मैं कोई एग्जांपल तो नहीं मिस आउट कर रही। नहीं, दिस इज इट, मतलब अभी के लिए तो इतना ही समझ लो। ओके, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, मतलब रेगुलर आपने ऑक्सीजन की बात करी, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन के अंदर ये है 1 मोल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एक्चुअली एटम लिया है ना इन्होंने, मॉलिक्यूल बाद में लेंगे, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसके बारे में आपको क्या क्या पता है? इसके बारे में सबसे पहली बात जो आपको पता है वो आपको ये पता है कि इसके अंदर है 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये पता है इसके बारे में कि जो इसका वेट है वो है 16 ग्राम्स। ये दो चीजें आपको पता है। अब अगर सेम चीज मैं करूं मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसमें आपको क्या क्या पता होगी? मान लीजिए अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, सो मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसके बारे में आपको क्या क्या पता होगा? सबसे पहली बात आपको ये पता होगी कि इसके अंदर एटम कितने हैं। इसके अंदर मैम एटम है 6.022 टाइम्स 10⁻23, ठीक है, टाइम्स 2, इतने मॉलिक्यूल हुए इसके अंदर, सॉरी इतने मॉलिक्यूल हुए 23, और अगर एटम निकालने पड़ जाए तो टाइम्स 2 कर देना। ठीक है, तो उतने एटम। बट लेट मी से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, जब हम बात कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब आप मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहे हो तो आप मॉलिक्यूल में ही अपना आंसर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्लियरली दे रखा है कि मॉलिक्यूल की बात हो रही है। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना देता है? 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं। ये मैंने फिर से यहाँ गड़बड़ कर दी, कंफ्यूज मत होना। ओके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये कहना चाह रही हूँ मैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हुए? 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल हुए, और इसका वेट कितना हुआ? क्योंकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 16 टाइम्स 2 करके 32 ग्राम्स हुआ। ठीक है, आई बात समझ? अब आगे चलते हैं, मोल एंड मोलर वॉल्यूम, ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं? तो जब हम कभी 1 मोल की बात करते हैं, तो अगर ये वाला जो पार्ट है ना, मोलर वॉल्यूम की बात जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये सिर्फ गैसियस के लिए वैलिड होती है, तो ये ध्यान रखना। इट हैज बीन नोटिस दैट व्हेन 1 मोल ऑफ एनी गैसियस मॉलिक्यूल, जब हम किसी 1 मोल को कोई गैस है, जब वो 1 मोल ऑक्यूपाई करेगी कोई स्पेस, तो एट STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो उसकी वॉल्यूम होगी दैट विल बी 22.4 डेसीमीटर्स या लीटर, या फिर 22400 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर्स। दिस वॉल्यूम इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं, या मान लो 2 मोल ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी उसको मोलर वॉल्यूम बोलेंगे। पर क्योंकि हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड में 1 मोल ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल हमेशा 22.4 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। तो मोलर वॉल्यूम को हम लिखेंगे कैसे? 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? मोलर वॉल्यूम का मतलब है कि जब कोई गैस किसी कंटेनर में ऑक्यूपाई कर रही है, कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 1 मोल स्पेस ले रही है, किस पे? एट STP, तो उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। अब हमें इन बातों से क्या क्या समझ में आ रहा है, एक बार रिकैप लो, तमीज से समझना। जब हम कहते हैं
वन मोल ऑफ, मान लो कार्बन एटम, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर है 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक है, और इसका जितना भी वेट होगा वही जो आप रेगुलर वेट होता है कार्बन का, जितना वेट होगा उतना वो उसका वेट होगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लो, आप एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का, मान लो मैंने आपसे कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में हमें क्या क्या पता होगा, इसके बारे में हमें सबसे पहले ये पता होगा कि इसके अंदर है 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। इतने तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका वेट कितना है, क्योंकि आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, मतलब O2 की बात कर रहे हो, तो एक O के अंदर होते हैं 16, तो 16 टाइम्स 2, तो इसका वेट है 32। ये इंफॉर्मेशन आपको एक सेंटेंस से मिली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। अब अगर मैं आपकी, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये आपका गैसियस है, तो इसके अंदर से एक और बात पता चलती है हमें, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब क्योंकि ये गैसियस का एग्जाम्पल भी है आपका, तो इसके अंदर आपको ये भी पता चल सकता है कि जो इसकी वॉल्यूम है दैट इज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। तो अगर आपको कोई गैसियस वैल्यू दी है और उसका 1 मोल दे दिया ऑफ मॉलिक्यूल, तो इतनी सारी बातें आप उसमें से निकाल सकते हो। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपके बुक में पेज नंबर 78 पे लिखा है, हम वो एक चार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो ऐसे कॉलम बना रखा है। सो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब इस केस में आप मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, एटम भी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और अगर आप इसे गैसियस के बारे में बात कर रहे हो, तो इसके बारे में आपको ये भी पता चलता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर एक सब्सटेंस का है, तो उसके अंदर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। और अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो, तो उसके अंदर 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। और उसकी अगर आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना चाहते हो, तो दैट विल बी 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम। तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से, मतलब मान लीजिए 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस दे रखा है, उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल्स इसी के आसपास इसीलिए आते हैं क्योंकि आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस से सब कुछ निकाल सकते हो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, और जो आपकी यूनिट है, यूनिट भी आपका एग्जांपल दे रखा है, वो भी मैं बता ही देती हूँ। सो यूनिट दे रखी है 1 लीटर। 1 लीटर भी ऑल्सो कह सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 ml। कुछ भी इसमें से यूनिट आपके यूज कर सकते हैं, बट आपके न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा इजियर वर्जन ही आएगा, तो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। अब आते हैं एक एक आपका ऑफिशियल प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं, आराम से समझेंगे। अब एग्जांपल लिया है कि आपके पास एक सब्सटेंस है दैट इज SO2। तो SO2 के बारे में आपको क्या क्या पता है? अब सबसे पहले SO2 को आप ये समझो कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक गैसियस मिक्सचर भी होता है, तो इसका मतलब आप इसे वॉल्यूम में भी कंपेयर कर सकते हो। तो SO2 है, ये एक गैसियस मिक्सचर है, तो इस ये एक गैसियस मिक्सचर है, तो इसके आसपास हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट मी जस्ट सेट दिस अप। हाँ, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम 1 मोल से कंपेयर करेंगे। तो जो ये सब्सटेंस है, इसके बारे में हमें ये पता है कि इसके अंदर 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल से ही हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो इसका मोलर मास है SO2 का, तो आप उस मेथड से कैलकुलेट करेंगे जो मैंने आपको पहले सिखाया था, कि आपके पास सल्फर की वैल्यू है, ऑक्सीजन की वैल्यू है 2, तो उससे आप SO2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब आपने SO2 की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो दैट केम आउट टू बी 64। ठीक है, 64 ग्राम्स। 64 ग्राम्स को कह सकते हैं मोलर मास। ठीक है, मोलर मास मतलब मास गिवन इन मोल्स, मास गिवन इन ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया मास आपका। मोलर मास मतलब कि मास जो आपने कैलकुलेट किया इन ग्राम्स, उसे कहते हैं मोलर मास। ठीक है, इसी 1 मोल से आपका आ गया 64 ग्राम्स। अब अगर इसी में आपको पूछा जाए कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी,
तो क्योंकि आप एक ही मोल की बात कर रहे हो और आप एसटीपी पे ही कंसिडर करोगे, तो जिसकी वॉल्यूम होगी दैट विल बी 22.4 लीटर्स। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं इसमें, तो जो 1 मोल होता है उसके अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल होते हैं, उसके अंदर होते हैं 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर एटम्स कितने हैं, ठीक है, तो वो ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल हैं, तो ध्यान से समझो। SO2 सल्फर के कितने पार्ट होंगे, सल्फर का एक है, ठीक है। सो 1 × 6.022 टाइम्स 10⁻23 प्लस, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के ये हो गए आपके सल्फर के एटम्स। अगर आप ऑक्सीजन के एटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के होंगे 2 × 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम्स। मतलब ऐसे समझो, सिंपल सी बात है कि मतलब अगर मान लो किसी भी एक एटम के 10 मॉलिक्यूल थे, ठीक है, मान लो SO2 है, SO2 के 10 मॉलिक्यूल हैं, तो 10 मॉलिक्यूल में कितना सल्फर होगा, मतलब सल्फर के एटम कितने यूज होंगे, 10 ही यूज होंगे, 10 एटम होंगे सल्फर के यूज। और ऑक्सीजन क्योंकि O2 है, मतलब एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, तो कितने चाहिए होंगे 10 मॉलिक्यूल बनाने के लिए, सो 2 × 10, तो 20 एटम आपके लगेंगे ऑक्सीजन के। ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, जैसे मान लो आपके पास वाटर है H2O, उसके आपके पास थे 20 मॉलिक्यूल, तो 20 मॉलिक्यूल वाटर के बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए 2 फॉर एवरी मॉलिक्यूल, तो 20, तो हाइड्रोजन चाहिए 40, ऑक्सीजन चाहिए 20 एटम्स। तो वही लॉजिक लगाया गया है यहाँ पे। जब आपके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं 6.022 टाइम्स 23 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें सल्फर के कितने एटम हुए, सल्फर के एटम हुए 1 × इतना, और ऑक्सीजन के कितने हुए 2 × इतना। ठीक है। टोटल अगर एटम पूछे जाए कितने हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दो, उतने एटम है। ठीक है। तो ये है आपका लॉजिक। अब सिमिलरली हम एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, और ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल बुक से ही है। अब मान लो हम अमोनिया लेते हैं। अब आप ट्राई करना कि आप खुद से कैलकुलेट करें। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको मुझे मोल्स बताने हैं, आपको मुझे मोलर मास बताना है, आपको मुझे वॉल्यूम बतानी है, आपको मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, आपको मुझे एटम्स बताने हैं। ठीक है। खुद से ट्राई करो। तो आपके पास सबसे पहले पॉज करके ट्राई कर लो, जिन्हें नहीं ट्राई करना मेरे साथ कंटिन्यू कर लो। अब मान लो अमोनिया है NH3, तो NH3 में ये गैसेस है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है। अमोनिया है, कितने मोल्स के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं, 1 मोल को कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 मोल के अंदर मोलर मास कितना है, तो मोलर मास क्योंकि मैं यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रही, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, मुझे पता है कि इसका 17 है। ठीक है, 17 मोलर मास है। अब ये वॉल्यूम कितनी हुई, क्योंकि गैसियस है, तो वॉल्यूम कितनी हुई 22.4 लीटर्स एट STP। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हुए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब भी कंफ्यूजन हो तो देख लो भाई मोल कितने दे रखे हैं, उसी से डायरेक्ट आएगा। 1 मोल दे रखा है, इसका मतलब 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब अगर उन्होंने 1 मोल की जगह 2 मोल दे रखा होता तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है। एटम कितने हैं, NH3 है, तो N के कितने हुए 1 × 6.022 टाइम्स 10⁻23, इतने एटम हुए आपके नाइट्रोजन के। और हाइड्रोजन के कितने हुए, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 टाइम्स 10⁻23 एटम, इतने हो गए हाइड्रोजन के। ठीक है। नाइट्रोजन का आ गया, हाइड्रोजन का आ गया, इतने इतने एटम हो गए। अब एक और ट्राई करते हैं। ठीक है। ये है कैल्शियम क्लोराइड, मैं कार्बाइड कैलकुलेट कर रही हूँ, बताओ। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2। इसके बारे में आप कंपेयर करें, तो अब आप क्या क्या करेंगे, मोल करेंगे, उसके बाद आप मोलर मास बताएंगे। अगर मोलर मास खुद से कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी बुक में से वैल्यूज निकाल सकते हैं कि कैल्शियम की कितनी कितनी वैल्यू है, क्लोरीन की कितनी वैल्यू है, तो मोलर मास 2-3 बार खुद कैलकुलेट करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मोलर मास इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मोलर मास निकालोगे, आप मुझे वॉल्यूम बताओगे, आप मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओगे,
और आप मुझे नंबर ऑफ एटम्स बताओगे, ठीक है। जब हमने मोल की बात करी तो हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। अब यहीं पे डायरेक्टली लिख सकते हो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। मोलर मास आप कैलकुलेट कर लोगे तो 111 आएगा। फिर वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में ट्रिकी पार्ट है, 22.4 लीटर मत बोलना क्योंकि ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है। कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है, ठीक है, ये गैसियस स्टेट नहीं है, इसलिए वॉल्यूम इसमें कोई बात नहीं होगी वॉल्यूम की, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए ये वाला एग्जांपल मैंने उठाया 2 कराने के बाद तीसरा। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, अब कैल्शियम क्लोराइड है मतलब CaCl2, तो कैल्शियम के कितने हो गए, कैल्शियम के तो उतने ही है जितने मॉलिक्यूल है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में एक एक ही यूज हो रहा है। फिर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के एटम होंगे 2 टाइम्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 क्लोरीन यूज हो रहे हैं, तो ×2। आगे बात समझ। अब इसमें आप आयन्स में भी कंपेयर कर सकते हो, इट्स द सेम थिंग। आयन्स में एटम्स जैसे मर्जी वैसे सेम ही बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में दिस वाज माय प्लान कि मैं इतना कवर करूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को तरीके से दिमाग में बिठा के रखना कि दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जब हम 1 मोल की बात करते हैं। अब ये जो मैंने आपको पूरा चार्ट पढ़ाया है, इसे पढ़ाने का लॉजिक क्या था, क्या जरूरत थी इसे पढ़ाने की। इसे पढ़ाने की इसलिए जरूरत थी क्योंकि एग्जाम में, मान लो ये वॉल्यूम वाला पार्ट हटाओ, ये अमोनिया का एग्जाम्पल लो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेंगे भाई अमोनिया है तो इसका कितना मोल है, कितना मोलर मास, ऐसे नहीं पूछेंगे। एग्जाम में बोलेंगे आपको 1 मोल ऑफ अमोनिया है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, या फिर 5 मोल ऑफ अमोनिया है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो 5 मोल ऑफ अमोनिया में कैलकुलेट कैसे करोगे, यहाँ पे 5 मोल आ गया तो जो वॉल्यूम की वैल्यू है उसे ×5 कर देना, ठीक है। तो बोलेंगे कि जो मोलर मास है, एक्चुअली लेट्स सी कि अगर आपके 5 मोल आप अमोनिया यूज करो तो टोटल मोलर मास कितना हुआ, ऐसे भी पूछ सकते हैं। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर वो ऐसे बोलेंगे कि आपके पास ना लेट्स से 10 मोल्स ऑफ अमोनिया है तो नाइट्रोजन के कितने एटम यूज हो रहे हैं। तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने बोला 10 मोल आपका अमोनिया है, उसमें नाइट्रोजन के एटम कितने यूज हो रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इसमें से आपको नाइट्रोजन के एटम बताने हैं। और क्योंकि 10 मोल बोला है तो इसी में ×10 हो जाएगा तो आपके एटम आ जाएंगे। पर ये चीज आपको क्यों समझनी जरूरी है, ताकि आप इंटर रिलेट कर सको एग्जाम में। एग्जाम में सारी चीजें नहीं पूछेंगे, एक चीज देख के कुछ और पूछ लेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। आगे बात समझ। तो इसके आगे का जो पार्ट है जिसमें आपके थरो एग्जांपल्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम एक नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जिसमें हम सिर्फ 8-9 न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अगले सेशन में जब आओगे, इस पूरे सेशन को अच्छे से पढ़कर आना, बुक में से अच्छे से रीड कर आना, ठीक है। 2-4 बार अलग अलग RMM कैलकुलेट कर आना, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप अच्छे से समझ सको और खुद से ट्राई कर सको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स को समझा और वो आपस में कैसे रिलेट होती हैं उसको समझा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब आप क्वेश्चन में कोई टेक्निकल वर्ड देखो तो कम से कम पता तो हो कि वो कहना क्या चाहता है। सॉल्व करना तो दूसरी बात है, पहले ये तो समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, टेक्निकल टर्म्स का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जो आज का जो पोर्शन है इसे अच्छे से थरली, जैसे मैंने वीडियो में भी कहा इससे पहले, कि ढंग से प्रेप कर आना, ताकि जो नेक्स्ट सेशन में अपलोड करूं उसमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, 8-9 न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको प्रॉपर आइडिया हो कि मैं बोल क्या रही हूँ और मैं रिलेशन क्या ले रही हूँ। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा तो मैं रिकैप दूंगी पर इतना डिटेल्ड रिकैप नहीं दे पाऊंगी। All right, students, so this is it for today, and we'll catch up in the next session. Make sure to subscribe to the channel and share my channel with your friends and help us grow further. Thank you so much, and we'll see you again.